तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम जो है धीरे धीरे हम लोग के नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो हम जो है हिंदी से शुरू कर रहे हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, आप लोग को मैथ भी पढ़ाएंगे और प्लस में कभी कभी आप लोग क्या आएगा, जो जितने भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयारी बहुत अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी गोधली हम लेकर आए हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, और इसमें टोटल प्यारे बच्चों बीएम प्रश्न जो एग्जाम में बार बार प्रश्नों को रिपीट किया है वही प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो टोटल 30 प्रश्न है। आप लोग कितना तैयारी किए हैं, अभी तक कितना पढ़े हैं, 30 प्रश्न के जवाब दीजिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग तैयारी कितना हुआ है। देखते हैं आप लोग 30 में कितना जवाब देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिचय के बारे में। कुछ हम इंट्रोडक्शन कराते हैं जिससे आप लोगों का कुछ नॉलेज हो जाए। जैसे आप लोगों को पता है कि जो चैप्टर 1 है, ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का क्या नाम है, तो चैप्टर 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन माने क्या होता है, बंटवारा, यानी जाति के आधार पर कामों को बंटवारा करना, इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, यानी जाति के आधार पर कामों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। पहले के युग में क्या होता था, अगर कोई पंडित का घर में जन्म लिया है तो पंडित वाला काम करेगा, अगर कोई व्यक्ति लोहार के घर में जन्म लिया है तो लोहार वाला काम करेगा, अगर कोई बनिया घर में जन्म लिया है तो उसका काम है खाना बनाना। मतलब पहले के युग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता था, पहले बहुत ज्यादा जाति प्रथा की वजह से कामों को बंटवारा हो गया था। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे सब क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो इसके बारे में पूरा अच्छा से जो किसने बताया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बताए। ठीक है, तो ये चीज है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो आपका कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। याद रखना, लेखक कौन है जी, भीमराव अंबेडकर। गद मतलब जो श्रम और विभाजन और जाति प्रथा को जो लिखा गया है वो क्या है, निबंध है कि कहानी है कि ललित निबंध है। मतलब अगर पूछे नहीं क्या है तो आप लोग बताइएगा निबंध है। क्या है, निबंध। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और किस जिला में, तो महू जिला में। याद रखना, जिला का नाम क्या है, महू। ठीक है, महू जिला में हुआ था। और किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश। ठीक है, किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होता है, तो भोपाल होता है। ठीक है जी, याद रखना, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होता है, भोपाल। और एक दलित परिवार में हुआ था। दलित का मतलब होता है निम्न परिवार में। ठीक है, तैयार रहा। अब जानिए निधन। इनका निधन कब हुआ था, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ठीक है, निधन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। और इनका निधन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तैयार रहा आपका परिचय। अब हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। 30 को ऑब्जेक्टिव है। आप लोग ईमानदारी से बाबू सभी कोई एक बार सेट मारिए कि आप लोग का 30 को ऑब्जेक्टिव में टोटल कितना सही हो पा रहा है। ठीक है, इन 30 ऑब्जेक्टिव में कितने सही आप लोग जवाब दे पा रहे हैं। अगर नहीं जवाब देंगे तो हम सभी का आंसर बारी बारी से बताएंगे, आप लोग का क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। चलिए बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, डॉक्टर राम मनमोहन लोहिया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि महात्मा गांधी कि डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपको पता है, अभी ना पता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन होंगे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल आप लोगों का क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम बताना है। उनके पिताजी का नाम क्या था। ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकृष्ण सकपाल, या डी राधे राम सकपाल। अगर आप लोग जानते हो इसका आंसर तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ठीक है,
आधुनिक सभ्य समाज यानी आज के समय में जो समाज है वो कार्य कुशलता यानी कामों के आधार के लिए किसको आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन को, कि धन विभाजन को, कि जन विभाजन को, कि जाति विभाजन को? बताइए। तो आज के समय में प्यारे बच्चों क्या हुआ है? श्रम का विभाजन हो गया है यानी काम का बंटवारा हुआ है। ठीक है, काम के बंटवारा की वजह से कार्य कुशलता में क्या आया है? कमी आया है। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए तो अगर जानते होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक देश कारण बनी हुई है, यानी क्या कारण है कि भारत में जो है बेरोजगारी का कारण बना हुआ है? ठीक है, बोलिए क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष, कि प्रमुख, कि ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण बना हुआ है? तो प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। मूक नायक क्या है? मूक नायक मतलब क्या है? अखबार है, पत्रिका है, कि पुस्तक है, कि कहानी संग्रह है? तो याद रखिए जो मूक नायक है ये क्या है? पत्रिका है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 6 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु, अभी ने बताया मृत्यु, परिचय में आप लोग शुरुआती में बताए थे मृत्यु हो, निधन हो या देहांत, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुआ था? बताइए। इसका जवाब आप लोग खुद दे देंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन बताया 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 बनारसी में, 1959 बिहार में। क्या बताए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था और 1956 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोग का करेक्ट सही होगा। ठीक है, क्या आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हो? बोलिए कितना तैयारी हुआ है, अपने आप को जांचिए। और इस सभी सवाल जो है प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट 7 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बताइए। अभी हम बताएं परिचय जब शुरुआती में ही आप लोग बताए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? बताइए। 14 अप्रैल 1988 में, 14 अप्रैल 1989 में, ये 14 अप्रैल 1890 में, ये 14 अप्रैल 1891 में। तो आप लोग क्या बताए थे बताइए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? भाईचारे का मतलब कैसा होता है? मतलब अगर आप समाज में रह रहे हैं तो समाज से लोगों से कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए कि लोगों को ना समझ में आए? दूध शक्कर के मिश्रण की तरह, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कि तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह? तो देखो प्यारे बच्चों, अगर आप समाज में रह रहे हैं तो दूध और पानी की तरह रहिए, क्योंकि दूध में जब पानी को मिला देते हैं तो पता नहीं चलता है कि दूध में पानी को मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया। तो उसी तरह समाज में जब रहिए तो इतना भाईचारे से मिलकर रहिए कि लोग को यह न समझ में आए कि दोनों जो है अलग अलग है, चाहे इन लोग में झगड़ा हुआ है, इन लोगों में भाईचारा है, यानी मिलजुल कर रहते हैं। तो कैसा रहना चाहिए? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यानी आपको पता है जो संविधान है, जो आपका संविधान है इसका जनक कौन है? तो संविधान का जनक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान को कब लागू किए? तो संविधान को कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया? तो संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब लागू किए थे? तो 26 जनवरी
50 को संविधान को लागू किए थे। तो वही बात बोल रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बताइए, भीमराव अम्बेडकर जी की थी कि ज्योतिबा फूले कि राजगोपालाचारी कि महात्मा गांधी? तो याद रखना भीमराव अम्बेडकर जी की थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा, यानी ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग? आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है सभ्य समाज, यानी जिस समाज में रहते हैं उस समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा का, श्रम विभाजन का, अनुपम का या दूध पानी का? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों अभी तो बताए हैं कि सभ्य समाज जो है किस पर निर्भर है? तो आज का समाज जो है श्रम विभाजन पर निर्भर है, यानी काम के बंटवारा पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव को देख लिए? टोटल 10 ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। क्या 10 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव को सही किए हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? मतलब प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? 1 से 5 तक, यानी पहला से लेकर 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद उच्चतर शिक्षा यानी मिडिल स्कूल में कब गए और गए तो कहाँ गए? तो याद रखना, क्या इटली में गए थे कि दक्षिण अफ्रीका गए थे कि न्यूयॉर्क गए थे कि दक्षिण कोरिया? तो याद रखना प्यारे बच्चों, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर। चलिए 12 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। अम्बेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी अम्बेडकर जी के सबसे ज्यादा फेवरेट व्यक्ति कौन कौन थे? याद रखना, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सभी होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, नेक्स्ट 13 नंबर। 13 की जवाब दीजिए। जाति प्रथा, ठीक है, जाति इसको प्रथा समझिएगा। जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इन जाति प्रथा पर तोड़क मंडल भाषण कब हुआ था? लाहौर में 1942 में, 1940 में, 1936 में कि 1938 में? तो प्यारे बच्चों 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ए क्या कहानी है, बी क्या भाषण है, निबंध है कि साक्षात्कार है? तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में हम क्या बताए थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? यानी चारों ऑप्शन में कौन ऐसा किताब है जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे हैं? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे या हु आर सुधराज, इनमें सभी? तो सभी किताब प्यारे बच्चों डॉक्टर अंबेडकर जी के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर। चलिए 16 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए तो क्या होगा? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आखिर क्या कारण है कि आधुनिक आज के सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के लिए कि भाईचारे के लिए कि उद्योगिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना क्या होगा प्यारे बच्चों? कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी किस भाषण से लिया गया है और इसको रूपांतरण किया गया है? ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या हु एम सुधराज? तो प्यारे बच्चों याद रखना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया?
यानी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने भाषण दिए थे अंग्रेजी में, तो इन्होंने अंग्रेजी भाषण को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ललई सिंह यादव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोगों का सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 19 नंबर बताइए। 19 का जवाब दीजिएगा। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये भी सवाल का जवाब आप लोग को हम परीक्षा जब पढ़ाई इंट्रोडक्शन दिए थे उस टाइम आप लोग बताए थे। बताइए अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में या कायस्थ परिवार में? तो याद रखना किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? ठीक है, आपको बताना है कि लेखक को इस युग में यानी आज के समय में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवारवाद में? तो सबसे ज्यादा अगर आज के युग में विडंबना विभाजन दिखाई देता है तो आपका क्या है? जातिवाद में। यानी सबसे ज्यादा आज के समय में लोग जातिवाद पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग टोटल कितने प्रश्न देख चुके बाबू? 20 प्रश्न देख चुके। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग 20 प्रश्नों में कितने सही जवाब दे पाए। ठीक है, अभी हम लोग को और 10 प्रश्नों को देखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर। चलिए 21 नंबर का जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ये तो आप लोग जान गए कि पिताजी का नाम क्या था, बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता जी का नाम क्या था? अभी हम बताएं, बोलिए। राम जी था। ठीक है, राम जी नाम था इनके पिताजी के नाम। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? तो याद रखना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भीमाबाई। ठीक है, क्या होगा? भीमाबाई। चलो 22 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी, प्यारे बच्चों याद रखना पीएचडी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब धारण कर ली? ठीक है, 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1914 ईस्वी में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो पीएचडी इन्होंने उपाधि धारण किए थे वो आपका 1916 ईस्वी में धारण किए थे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से, लेखक के अनुसार से विडंबना की बात क्या कही गई है? ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी, जातिवाद के पोषक नगण्य है, या सी, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या डी, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं। प्यारे बच्चों याद रखना जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल आपको क्या होगा? सही होगा। क्या आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हैं? तो आप लोग ध्यान से हर एक प्रश्न को समझिए, अच्छा से सीखिए, क्योंकि सब एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलो 24 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आपको बताना है, यानी लेखक की दृष्टि में आदर्श यानी अच्छा समाज कैसा होना चाहिए? ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, भातृत्व माने का भाईचारा का, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो प्यारे बच्चों जिसमें स्वतंत्रता हो यानी आजादी मिले, समानता का मतलब सभी का बराबर का अधिकार मिले, भातृत्व का मतलब होता है सब भाई भाई मिलजुल कर आए। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोगों का क्या होगा? सही होगा। ठीक है, याद रखना। चलो अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जो लेखक जी हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यह आज की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, या जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी को? तो प्यारे बच्चों किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो 26 की तरफ चलिए। 26 नंबर का आपको जवाब दीजिएगा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? यानी जो किताब है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर जी की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी या सुखदेव का? तो याद रखना भीमराव अम्बेडकर जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलो
अब हम लोग देखते हैं 27 का। चलिए 27 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा क्या होगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जैसे, यानी आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें में से सभी है। तो प्यारे बच्चों क्या है, हानिकारक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल आप लोगों का क्या होगा, आपका सही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर का जवाब दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। महू मध्य प्रदेश में, कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, कि डुमराव बिहार में, या दानकुनी पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आप लोग का सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत। तो प्यारे बच्चों याद रखना बहिष्कृत भारत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए लास्ट देखते हैं 30 नंबर। 30 का आप लोग जवाब दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। यानी आज के समय में, अभी के समय में हम लोग किसे जो है संविधान का जनक मानते हैं या निर्माता मानते हैं। महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर जी को, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस को। तो प्यारे बच्चों हम लोग किसको मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव को देखे थे। तो एक बार सभी लाल कलर की ईमानदारी से आप लोग जवाब दीजिएगा कि आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ है। कमेंट करके प्लीज बाबू जरूर बताइएगा, और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग का और सब्जेक्ट का हम तैयारी कराएंगे, क्योंकि अब एग्जाम का समय आ गया है। अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोगों के बीच एक से बढ़कर एक आप लोगों के बीच हम वीडियो लाएंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। जितना आप सपोर्ट देंगे, आप लोगों के बीच हम अच्छे से अधिक वीडियो लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।